इसके पहले भाग में हमने देखा क्रांति की असफलता के कुछ कारणों के बारे में और यह देखा कि समय से पहले क्रांति हो गई थी जिससे संगठन नहीं हो पाया। भारतीय नरेशों का असहयोग रहा, अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। सिख और गोरखा की गद्दारी थी, कुशल नेतृत्व का अभाव था और दक्षिण भारतीयों की निष्क्रियता कहें। ये भारत उत्तर भारत में ही नेतृत्व चल रहा था ज़्यादा। अब उसके आगे की बातें चालू करते हैं। अब बात करें अगर कि इनके नागरिकों की, उस समय के नागरिकों की, तो उसमें बहुत जागरूकता नहीं दिखाई देती। यह विद्रोह कुछ नरेशों, जागीरदारों और सैनिकों तक ही सीमित दिखाई देता है। ज़्यादातर जो जनता थी वो किसान थी और इनको साथ नहीं लिया गया था ठीक से। यह बिना किसानों के जन क्रांति नहीं हो सकती थी और जितने भी लोग लड़ रहे थे उन सब के अपने कोई न कोई स्वार्थ थे। उस स्वार्थ के कारण ही लड़ाई लड़ रहे थे। जो पुरानी व्यवस्था बनाना चाहते थे, इससे सफलता मिल पाना कठिन था। वे फिर से मुगल शासन स्थापित करने की बात होने लगी। बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाने की बात होने लगी। दूसरी बात यह कि जो लूटपाट मचाकर क्रांतिकारी चाहते थे वह नहीं हो सकता था। वे सहानुभूति खो दिए। जेल तोड़ने से चोर, लुटेरे, कैदी बाहर आए और वे अराजकता ही फैलाए। उसके कारण जो सामान्य जनता थी, किसान थी, मध्यम वर्ग और निम्न तबका था, वह नाराज हुआ। अब इसके देखें कि एक तरफ तो इस क्रांति में भारत के ऊपरी शांत वातावरण के तले जन विद्रोह की विकट शक्तियां जन्म ले रही थी, जबकि दूसरी ओर इस विद्रोह पर सामान्य परंपरा रूढ़िवादी सामंतवादी शक्तियों की भी छाप थी। इसके प्रतिक्रिया वादी स्वरूप होने के कारण ही इसे शिक्षित वर्ग का कोई समर्थन नहीं मिल पाया था। इसके विपरीत अंग्रेज राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे। उनके पास एक निश्चित नज़रिया था, एक निश्चित ढंग था, एक निश्चित लक्ष्य था। इसलिए वे सफल हुए और क्रांतिकारी सफल नहीं हो पाए। आगे बात करें तो कोई सुनिश्चित और सुनियोजित तरीका नहीं था लड़ाई करने का। यह समझ नहीं पा रहे थे कि इन लड़ाई किस ढंग से की जाए। कोई एक तरीका हो कि हमें अस्त्र शस्त्र से किस तरह से लड़ाई लड़नी है या गैर अस्त्र शस्त्र से लड़ाई लड़नी है, उसमें हमें कहाँ पर क्या करना है। जैसे कुंवर सिंह आरा ने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया
और जाकर कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं थी कि अब उसके बाद क्या करें। उनके पास यह नहीं था कि हम अंग्रेज़ों को तो भगा दिए, लेकिन हम उनकी जगह किसको रखें, कौन देखभाल करेगा। हम जज को हटा दें, लेकिन दूसरा जज कौन बनेगा। यह जो चीज़ें थीं, सुनिश्चित योजना की यह रिप्लेसमेंट हम करेंगे, यह पद इस तरह से संचालित होगा, यह ऐसे होगा, इसका पूरी तरह से अभाव दिखाई देता है। यहाँ यह लगता है कि उनको कोई एक लक्ष्य भी नहीं था, केवल चर्बी वाले कारतूस से अपनी असुविधाओं के कारण ही विद्रोह किया था, और उनके दिमाग में इससे ज़्यादा पहले की कोई योजना शायद नहीं थी। और इसमें एक बात यह भी आ गई कि लॉर्ड कैनिंग ने बहुत उदारता दिखाई। वह गवर्नर जनरल था, वह हर तरह से उदारता दिखा करके और भारतीयों को अपने में मिलाने की कोशिश की, जो बहुत सफल रहा। कैनिंग स्पष्ट रूप से घोषणा किया था कि जो हथियार डाल देगा उसके साथ न्याय होगा। हिंसा करने वालों को छोड़कर सभी को माफ़ कर दिया जाएगा। इससे बहुत प्रभाव पड़ा क्रांतिकारियों में। उसने ये भी कह दिया कि बिना जांच के किसी को दंड नहीं दिया जाएगा। अब यह तो और अधिक अच्छी बात हुई। कैनिंग की इस उदारता से, इसी उदार नीति से धीरे धीरे व्यवस्था स्थापित होने लगी। लोग क्रांति से भगने लगे, क्रांति छोड़ने लगे। पी.ई. रॉबर्ट्स कहते हैं कि कैनिंग की नम्रता न केवल नैतिक रूप से विस्मयकारी थी, बल्कि राजनीतिक रूप से औचित्यपूर्ण थी। तो इस तरह से कैनिंग ने जो सबको कहा, वह एक विशेष बात हुई। अब यह भी था कि हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने लड़ाने की सोची थी, और उसने यह समझा या जानबूझकर किया कि मुसलमान लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मुग़ल सम्राट की अधीनता में और मुग़ल साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए उसने देखा कि बहुसंख्यक हिंदुओं को अपनी तरफ मिलाया जाए। वह कभी हिंदुओं को अपनी तरफ मिलाते हुए दिखता है, कभी मुसलमानों को। निश्चित तौर पर इनको एक नहीं होने देने के लिए भी अंग्रेज थे। फूट डालो राज करो की नीति प्रारंभ से ही करते आए थे। स्वाभाविक था इस समय भी उसका वो उपयोग करते, और उन्होंने किया। इससे भी जो क्रांति थी वो सफल नहीं हो पाई। इनकी क्रांति लक्ष्यहीन थी। यह टारगेट नहीं था कि हम स्वतंत्र कैसे करेंगे। उन्होंने केवल या तो राजतंत्र देखा था
मुगलों का या फिर तत्कालीन ग्रामीण व्यवस्था देखी थी। दोनों ऐसे नहीं थे जिनसे पूरे देश को संचालित किया जा सके। तो कोई लक्ष्य अगर हो तभी कुछ हो सकता था। जहां यह सोच रहे थे केवल और केवल कि हमारी असुविधाएं दूर हों, हमें कारतूस न खोलना पड़े, हमें अधिक वेतन मिले, हमें अच्छे सुख सुविधा मिले, यह तो समझ में आ रहा था, लेकिन वह भी बहुत स्पष्ट नहीं था कि वे चाहते क्या थे। पूरे विद्रोह के काल में अंग्रेज विरोधी भावना के अलावा कोई भी एक सामान्य उद्देश्य या कोई बड़ा आदर्श उनके पास नहीं था। वे केवल इतना समझते थे कि अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया जाए। वे यह नहीं जानते थे कि कुछ अंग्रेजों को मार देने से अंग्रेजी सत्ता नहीं खत्म होती, और अंग्रेजों की हत्या करने में उन्होंने सारे अंग्रेजों को भारत से भगाने के लक्ष्य को ही भुला दिया। अब ये भी कहें कि अंग्रेजों की परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल थी और भारतीयों की परिस्थितियां प्रतिकूल थी। भारतीयों के प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत अधिक थी और अंग्रेजों के अनुकूल परिस्थितियां बहुत अच्छी थी। जिस समय विद्रोह होता है उस समय की परिस्थितियां पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ थी। उस समय क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया था और जो भारत में बचे हुए देसी राज्य थे, नरेश थे, सामंत थे, बुद्धिजीवी थे, वह सब अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। लॉर्ड डलहौजी, जो बहुत अधिक सुधारों के नाम पर जाना जाता है, नए नए टेक्निकल चीज़ों का भी प्रयोग किया। उसने रेलगाड़ी चलाई, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, विधवा विवाह, बहुत सारी चीज़ें उसने जो किया था, उसके पास अच्छे से अच्छे साधन हो गए थे, ट्रेन हो गई थी कि जिससे कहीं भी सैनिकों को आसानी से भेज सकता था। स्वाभाविक है, अंग्रेज भी भेजने के लिए चाहें तो भेज सकते हैं, और वहाँ के नरेश भी अंग्रेजों के साथ थे, जिनके कहने पे ही नरेशों ने अपने ही लोगों को दबाया। तो यह परिस्थितियां भी थी और उसका भी फायदा उठाया अंग्रेजों ने। अब कहें कि सीमित साधनों की बात करें, साधनों के अभाव की बात करें, तो यह एक बहुत बड़ी बात है और यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आता है, निष्कर्ष के रूप में निकल के आता है कि विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में बहुत ही सीमित साधन थे। भारतीयों के पास त्याग बलिदान की भावना तो थी, वे सैनिक भी थे, लेकिन उनके पास अस्त्र शस्त्र वही थे जो लूटे गए थे, जो उन्होंने अंग्रेजों से ही लूटा था। सीमित था, बहुत सीमित था। अंग्रेजों के पास यूरोपीय ढंग के प्रशिक्षित सैनिक थे,
जो हर तरह से रणनीति कूटनीति सब कुछ जानते थे, और जबकि विद्रोही या क्रांतिकारी थे जो कहते थे कि पीठ दिखाना नहीं चाहिए, यानी मरना जानते थे, लड़ना नहीं, जैसा कि बाबर ने कहा था। वो बाबर वाली बात यहाँ भी दिखाई देती है। वो केवल तत्कालिक गुस्से को प्रदर्शित कर रहे थे। उन्हें कुछ सेठों ने सहायता दी थी, केवल गिने चुने सेठों से सहायता मिली थी। बाकी उन्होंने सरकारी खजाना लूट करके अपना काम चलाया। स्वाभाविक है, धन, रसद, हथियार, इन सब के अभाव का सामना करना पड़ गया। जबकि अंग्रेजों के पास चाहे पंजाब हो, बंगाल हो, मद्रास हो, बम्बई हो, सब जगह भारतीय नरेश थे जो सहायता करने के लिए तैयार थे, और उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल हो चुकी थी। इंग्लैंड से भी पर्याप्त सामग्री आ सकती थी, सारे संसाधन थे और आ भी रही थी। तो बहुत सीमित संसाधन से लड़ाई करना बहुत ही कठिन काम होता है, और यह काम भारतीयों के सामने था। तो अगर हम कहें कि भारतीयों के असफल होने का कारण, तो यह बहुत सारे कारण वहाँ दिखाई देते हैं। वैसे अगर हम अपने ढंग से सोचते हैं तो यह समझते हैं कि कुशल नेतृत्व सब कुछ कर सकता है। अगर हम पूरे निष्कर्ष के रूप में देखें तो हमारे पास कुशल नेतृत्व का अभाव दिखाई देता है, योजनाओं का अभाव दिखाई देता है, और फिर उसके लिए सीमित संसाधन होना एक दुर्भाग्य की बात थी। भारतीय नरेशों का साथ देना, अंग्रेजों का साथ देना, और कैनिंग का यहाँ तक कहना स्पष्ट करता है कि भारतीयों के नरेश अंग्रेजों के साथ थे, अन्यथा क्रांति सफल हो जाती। यह बात हम बार बार दोहरा सकते हैं कि जो कहता है कैनिंग कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ जाए। ये बहुत बड़ी बात है, और यही क्रांति की सफलता का कारण भी बना। धन्यवाद। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।